सो हेलो गाइस, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। आप सभी को पता है ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तैयारी कराता है। जैसा कि आपको पता है, आपका जीडी का एग्ज़ाम देख लीजिए या फिर आपका एमटीएस का एग्ज़ाम देख लीजिए। इसके लिए जो आज का जो आपका लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज के लेक्चर में अपन जीके जीएस के ऐसे टॉप इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिटेल से देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, जिनके 100% पूछे जाने के चांस होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो आज के लेक्चर की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि आप सभी बच्चों को भी पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, तो इसलिए आपको लाइक करना अनिवार्य है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल। निम्न में से कौन सा स्थल औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको बताना है। हुमायूं का मकबरा, ये आपका ए ऑप्शन दे रखा है। बीबी का मकबरा, रानी का मकबरा या फिर पंचमहल। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपका निम्न में से कौन सा स्थल है जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, वो आपका है बीबी का मकबरा। इसे नोट कर लीजिए। बीबी का मकबरा किन्होंने बनवाया था, ये आपको बताना है। तो ये औरंगजेब ने बनवाया था, फटाफट नोट कर लीजिए। किन्होंने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था, फटाफट नोट कीजिए। पंचमहल कहाँ पर स्थित है, ये आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है, फटाफट नोट कर लीजिए। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने के चांस थे उन क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा स्थल औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, वो आपका बीबी का मकबरा है। इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और आपका जो पंचमहल है ये आपके फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो असत्य कथन का चुनाव करके बताना है। सबसे पहले अपन साउंड के बारे में बात करते हैं। आपका जो साउंड है यानी आपका जो ध्वनि है उसके बारे में बात करते हैं। जो आपका जो साउंड है इसके बारे में बात करते हैं। तो जो साउंड का जो वेलोसिटी होता है, साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो अधिकतम किस में होता है, यानी मैक्सिमम किस में होता है, वो आपके सॉलिड में होता है। फटाफट नोट कर लीजिए। जैसे आपका ए ऑप्शन दे रखा है कि ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। ठोस में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे आपका स्टील हो सकता है, जैसे आपका इस्पात हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ठोस में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप लोहा भी ले सकते हो, तो स्टील में भी आपका क्या होता है, अधिक होता है, इस्पात में भी अधिक होता है। नोट कीजिए इसे। अगला क्या बन जाता है कि जो आपका साउंड होता है, जो आपका ध्वनि होता है, वो निर्वात में गति नहीं कर सकता। ये आपको भी पता है। निर्वात में गति कैसे नहीं करता है ये मैं बता देता हूँ। निर्वात में गति नहीं कर सकता है, इसे आपको नोट करना है। कैसे नहीं कर सकता? जैसे अपन देखते हैं कि निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ पर वायु नहीं होती वहाँ पर आपका साउंड नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे चंद्रमा से कोई व्यक्ति बात करता है, चंद्रमा पे से कोई व्यक्ति बात करता है, तो अपने को यदि पृथ्वी पर वो बात नहीं सुनाई देती, या फिर चंद्रमा पर कोई विस्फोट या फिर आपका जो बम्प है इसको यदि विस्फोट कराया जाता है तो पृथ्वी पर आवाज़ नहीं सुनाई देती। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा पर आने जो चंद्रमा से पृथ्वी पर आते समय बीच में आपके कोई ऐसा एरिया आ जाता है जहां पर वायु अनुपस्थित रहती है, यानी मीडियम नहीं रहता है, वहां पर आपका निर्वात रहता है। तो निर्वात में जो आपका साउंड होता है वो ट्रेवल नहीं कर पाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वायु में जो क्या होता है, सबसे पहले क्या क्वेश्चन आ जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वायु के बारे में अपन ने बात कर ली है। अब अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहले नोट कीजिए, जो आपका प्रकाश है उसका जो वेलोसिटी होता है वो निर्वात में क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये नोट कीजिए। इसका जो वेग होता है वो निर्वात में मैक्सिमम होता है। कितना वेलोसिटी होता है लाइट का वो भी नोट कर लीजिए। आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फटाफट नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो अपन ने दो क्वेश्चंस के बारे में बात की। आपका क्या हो जाता है, ध्वनि एक क्या होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और आपका प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए। ध्वनि के मापन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, डेसिबल होती है। ये भी पता होना चाहिए। डेसिबल को डीबी से शो किया जाता है। तो आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि ध्वनि का वेग जो होता है वो ठोस में अधिकतम होता है, लेकिन प्रकाश का वेग सर्वाधिक ठोस में नहीं होता है। ये आपके प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है, सर्वाधिक होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपका जो एक कथन है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ से असत्य कथन का चुनाव करके अपने को बताना था। आपके 3 ऑप्शन राइट दे रखे थे, लेकिन आपका ए ऑप्शन रॉन्ग दे रखा है। नोट कीजिए इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन दे रखा है
जैवी घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपके पीयूष ग्रंथि को, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, या फिर एड्रिनल ग्रंथि को, या फिर पीनियल ग्रंथि को। तो बताइए जैवी घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है, ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए यदि आपको इसका आंसर आता है तो। जैवी घड़ी किस ग्रंथि को कहा जाता है, आपके पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है। फटाफट नोट कर लीजिए। जैवी घड़ी का मतलब है कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो आपके खाने का समय याद रखती है, यानी कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, ये सभी जो आपके संकेत होते हैं इनको जो याद रखती है वो आपकी कौन सी करती है, ग्रंथि आपकी पीनियल ग्रंथि। फटाफट नोट कर लीजिए। पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि कहा जाता है, हाइपोथैलेमस और एड्रिनल। इनके तीनों के बारे में डिटेल से जितना भी आपको आता है कमेंट बॉक्स में तुरंत छाप दीजिए। कमेंट बॉक्स में मैं देखता हूं। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि जो आप लाइक करते हो वीडियो को, यहाँ से पता चलता है कि जो आपने क्लास को अटेंड किया है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक नए जो बच्चे जुड़े हैं, आपके नए बच्चे, उनको क्या करना है, बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ से ही आपके पास क्या पूछते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन पूछते हैं। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट वाली जो क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चंस, इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे सेव मिल जाती है, जहां से आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसे देखिए। कौन सा पड़ोसी देश है जो जल और स्थल दोनों से सीमा नहीं बनाता है, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट दे रखा है, जो आपकी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको बताना है पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, या फिर भूटान है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपके जो 3 देश हैं इन्हें नोट कर लीजिए। आपका जो पहला देश है वो कौन सा, आपका नेपाल है। दूसरे नंबर पे जो आपका देश आता है वो कौन सा आता है, भूटान आता है। तीसरे नंबर पर आपका देश कौन सा आता है, अफगानिस्तान आता है। फटाफट नोट कर लीजिए। तो मैंने आपको 3 देश बताए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देश है, इनके बारे में बता देता हूँ। ये आपके 3 ऐसे देश हैं जो स्थल से ही सीमा बनाते हैं। किससे सीमा बनाते हैं, स्थल से सीमा बनाते हैं, ये आपके जल से सीमा नहीं बनाते हैं। फटाफट नोट करिए, स्थल से सीमा बनाते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए। तो आपको पूछा गया कि जल और स्थल दोनों से सीमा कौन नहीं बनाता है। तो दोनों का मतलब है कि एक से भी जो सीमा बनाता है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ से आपको राइट आंसर बताना आपका कौन सा है, भूटान है। क्योंकि नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान ये आपके स्थल से ही सीमा बनाते हैं, जल से सीमा नहीं बनाते हैं। लेकिन अपन 3 ऑप्शंस के बारे में और बात करते हैं। आपको जो दे रखा है पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो म्यांमार है, ये आपके दोनों से क्या बनाते हैं, सीमा बनाते हैं, जल और स्थल से। फटाफट नोट कर लीजिए। लेकिन भूटान आपके स्थल से ही सीमा बनाता है, ये आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे पहले 5R मुद्रा किन देशों की है, ये आपको बताना है। तो ये आपके ब्रिक्स देशों की है। फटाफट नोट कर लीजिए 5R मुद्रा किसकी है, ब्रिक्स देशों की। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रखा रियाल। तो रियाल जो मुद्रा है वो किसकी है, ये भी आपको बताना है। तो रियाल मुद्रा है ब्राजील की। फटाफट नोट कर लीजिए किसकी है, ब्राजील की। रूबल किसकी मुद्रा है, ये भी बताइए। तो ये आपकी रसिया की मुद्रा है। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी छापते रहना आपको। रेमेन भी किसकी मुद्रा है, ये आपको बताना है। तो ये चीन की मुद्रा है, इसे भी आपको फटाफट नोट करना है। रेंड किसकी मुद्रा है, ये आपके साउथ अफ्रीका की, यानी आपके दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपकी बोलीवर किसकी मुद्रा है, ये आपको बताना है। तो ये आपके वेनेजुएला की मुद्रा है। फटाफट नोट कर लीजिए किसकी है, वेनेजुएला की मुद्रा है। फटाफट नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन क्या बन जाता है, ब्रिक्स देश की मुद्रा कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो बोलीवर ब्रिक्स देश की मुद्रा नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स देश में आपके कौन कौन से आते हैं, ब्राजील आता है, रसिया आता है, चीन आता है और आपका दक्षिण अफ्रीका आता है। लेकिन आपका वेनेजुएला नहीं आता है। तो राइट आंसर आपका ई ऑप्शन, क्योंकि ब्रिक्स देश में आपका बोलीवर नहीं आता है, ये आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट सवाल। उससे पहले आपको बताना है कि जो जापान की जो आपकी जो राजधानी है वो क्या है, ये आपको बताइए। जापान की जो आपकी क्या है कैपेसिटी, वो ये आपको बताना है। ईरान की जो राजधानी है वो क्या है, ये आपको बताना है। फिलीपींस की जो राजधानी है वो क्या है, फटाफट बता दीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल। तो सबसे पहले जापान की जो आपकी जो जापान की राजधानी नहीं, जो जापान की मुद्रा है वो आपकी क्या है, जापान की मुद्रा बता दीजिए, येन है। जापान की राजधानी आपकी टोक्यो है।
ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। और ईरान की जो मुद्रा है वो आपकी क्या है, टोमान है। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। आपके अगला देखिए टोमान। फिलीपींस की जो मुद्रा है वो आपकी क्या है, पेसो है। इसे भी नोट कर लीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल था। तो अपन ने करेंसी के बारे में बात की है, किसके बारे में बात की है, करेंसी के बारे में बात की है। ये भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखें। इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है, ये आपको बताना है। तो इटाई इटाई रोग कैसे नाम पड़ा, ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता से हुआ। तो सबसे पहले ए ऑप्शन दे रखा कैडमियम। तो कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग हुआ था, आपके इटाई इटाई रोग हुआ था। इसे नोट कीजिए। मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग हुआ था, मिनी माता हुआ था। इसे भी नोट कर लीजिए। जो मरकरी की जो अधिकता हो गई थी उससे कौन सा रोग हुआ था, मिनी माता। नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग हुआ था। तो सबसे पहले नाइट्रेट की अधिकता से लिखिए आपका कौन सा रोग हुआ था, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हुआ था। फटाफट नोट कर लीजिए कौन सा हुआ था, ब्लू बेबी सिंड्रोम। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। और इससे क्या लगाना है, आपको इंपॉर्टेंट सवाल लगाना है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आज का HW क्वेश्चन है कि फ्लोराइड की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता से होता है, ये आपके कैडमियम की अधिकता से होता है। ये आपको नोट करना है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। रोग स्टेटमेंट आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। आपका जो लंदन है वो थेमस नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए, रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड आपके पोटामेकन नदी के किनारे स्थित है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको बताना है कि जो आपका खार्तूम है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। फटाफट बताइए कि आपका खार्तूम कौन सी नदी के किनारे स्थित है। या आपके नील नदी के किनारे स्थित है। फटाफट इसे भी छाप लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लंदन आपके थेमस नदी के किनारे है, ये आपको पता होना चाहिए। रोम आपके टाइबर नदी के किनारे है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल राइट है। न्यूयॉर्क भी आपके हडसन नदी के किनारे है, ये भी आपका सही है। लेकिन आपका जो बेलग्रेड है वो आपके पोर्ट मैकन नदी के किनारे नहीं है। कौन सी नदी के किनारे है, ये आपको नोट करना है। तो आपका जो बेलग्रेड है वो कौन सी नदी के किनारे है, थोड़ा अगली स्लाइड पे बता देता हूँ। बेलग्रेड आपके डेन्यूब नदी के किनारे है। फटाफट नोट कर लीजिए, किस नदी के किनारे है, डेन्यूब नदी के किनारे है। इसे आपको नोट करना है। तो पोटामेकन नदी के किनारे कौन सा आपका जो देश है वो है, ये आपको बताना है। तो वो आपका कौन सा देश है, वॉशिंगटन DC देश है। फटाफट नोट कीजिए कौन सा देश है, वॉशिंगटन DC। फटाफट नोट कर लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, वॉशिंगटन DC। फटाफट नोट कीजिए। आपको बताना है कि जो आपका जो पेरिस है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। फटाफट बताइए। तो आपका जो पेरिस है वो शिन नदी के किनारे स्थित है। फटाफट इससे भी नोट कर लीजिए, कौन सी नदी, शिन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर का क्वेश्चन दे रखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बारे में आपको बताना है कि भारत की एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सी है, ये आपको बताना है। धोलावीरा है, कंचनजंगा है, पेपी कैपिटोल कॉम्प्लेक्स है, या फिर रमप्पा मंदिर है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, भारत की जो एकमात्र जो विश्रित विश्व धरोहर है वो आपकी कौन सी है, कंचनजंगा है। इसे नोट कर लीजिए, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो आपकी सबसे टोटल विश्व धरोहर कितनी है, ये आपको बताना है। तो टोटल विश्व धरोहर आपकी कितनी है, 40 है। फटाफट नोट कर लीजिए, आपकी 40 है। 40 का अपन बात करते हैं तो आपका 32 एक तरफ है, आपका 7 है और आपका 1 है। यानी आपके 32 तो क्या है, सांस्कृतिक विश्व धरोहर है। इसे भी आपको नोट करना है, कौन सी है, सांस्कृतिक विश्व धरोहर है। आपका 7 क्या है, प्राकृतिक विश्व धरोहर है, ये भी आपको नोट करना है। और आपका जो 1 दे रखा है वो क्या है, आपका मिश्रित विश्व धरोहर है। कौन सा है, मिश्रित में आपका कंचनजंगा विश्व धरोहर। फटाफट नोट कर लीजिए। अब अपन ने बात की आपके 32 सांस्कृतिक, 7 आपके प्राकृतिक और 1 क्या है आपका मिश्रित, इनके बारे में अपन ने बात की। आपका धोलावीरा कौन सा है, ये आपको बताना है। तो आपका धोलावीरा आपका क्या है, 40वां क्या है विश्व धरोहर है, ये आपको नोट करना है। अगली स्लाइड पे मैं आपको बता देता हूँ, आपका धोलावीरा क्या है, 40वां है। और आपका जो रमप्पा मंदिर है ये आपके 39वां है। फटाफट नोट कर लीजिए, कौन सा है, 39वां। फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, SBI, नाबार्ड, RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर SIDBI। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो आपके जो बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है वो आपका कौन सा है, SIDBI, यानी आपका डी ऑप्शन राइट है। नोट कीजिए,
बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, फटाफट बता दीजिए। तो आरबीआई की स्थापना हुई थी वो आपके कब हुई थी, आपके 1 अप्रैल, फटाफट नोट कर लीजिए कब हुई थी, आपके 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ये आपको नोट करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये आपके HW क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इनका आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, भारत टोक्यो ओलंपिक में कौन से स्थान पर रहा है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है 46, 47, 48 या फिर 49। तो भारत कौन से स्थान पर रहा, आपके 48 स्थान पर रहा, फटाफट नोट कर लीजिए। 1, 2 का 4। तो अपन जानते हैं कि भारत ने कितने पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। कितने पदक जीते हैं, 7 पदक जीते हैं, फटाफट नोट कीजिए ओलंपिक में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। इसको लगा लीजिए, टॉप इंपोर्टेंट सवाल, एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम ऑथेंटिक, उन्हीं के बारे में आपको डिटेल से स्टडी मिलती है। यानी यहाँ पे आपको क्लास की जो PDF होती है वो भी आंसर सहित मिल जाती है, जहाँ से आपका रिवीजन आसानी से हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना है। आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चंस की आपको ट्रिक भी आसानी से मिल जाएगी। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, लवलीना आपको दे रखा है बोरगोहन का संबंध किस खेल से है, ये बताइए। बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग या फिर कुश्ती। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से है, फटाफट नोट कर लीजिए। बताना है कि बैडमिंटन का संबंध किससे है, हॉकी का संबंध किस खिलाड़ी से, या फिर कुश्ती का संबंध किस खिलाड़ी से। सबसे पहले बताइए कि नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता जीती थी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, तो इन्होंने भाला को कितनी दूर फेंका था, ये आपको बताना है। आपको बताना है कि कितने मीटर तक फेंका था, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं। 16 सितंबर को आपका कौन सा डे बनाया जाता है, आपका ओजोन डे बनाया जाता है, इसे नोट कर लीजिए, आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आपका क्या बनाया जाता है, सोयल डे मनाया जाता है, यानी मृदा दिवस मनाया जाता है, इससे भी आपको नोट करना है। और आपके 24 दिसंबर को आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, इसे आप नोट कीजिए। आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के लिए, वो क्वेश्चन क्या आता है मैं बताता हूँ। सबसे पहले बताइए कि जो विश्व जो उपभोक्ता जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जिन बच्चों को आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपके बनाया जाता है 15 मार्च को बनाया जाता है, इसे आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र के जो पहले महासचिव थे वो आपके कौन थे, तो नोट करिए कौन थे, ये आपको याद रहना चाहिए, त्रिगवेली जी थे। कौन थे, त्रिगवेली, फटाफट नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, त्रिगवेली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी, ये आपको बताना है। तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत के बारे में बात करें, इससे पहले अपन बात करते हैं ए ऑप्शन के बारे में। 28 अगस्त 2014 को कौन सी पहल की शुरुआत हुई थी, आपके जन धन योजना की शुरुआत हुई थी, फटाफट नोट कर लीजिए। कौन सी योजना की, जन धन योजना की शुरुआत हुई थी, इससे नोट कर लीजिए। 1 मई 2016 को आपको उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, इससे भी आपको नोट करना है। अगला देखिए, 25 सितंबर 2014 को आपको मेक इन इंडिया की पहल की शुरुआत हुई थी, यानी आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी। किसकी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी, फटाफट आपको क्या करना है, नोट करना है। अगले कुछ आपकी योजना और है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी आपको नोट करना है। देख स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपकी अगली योजना क्या जाते हैं वो भी आपको बताना है। आपकी जो क्या है, प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क जो योजना है, इसके बारे में आपको बताना है कि प्रधानमंत्री जो आपकी ग्राम जो सड़क जो योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, फटाफट बताइए। तो इसकी शुरुआत आपके कब हुई थी, आप नोट कीजिए, 25 दिसंबर आपके 2000 में इसकी शुरुआत हो गई थी, इसे आपको नोट करना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। बताइए कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, आपका नोट कीजिए, क्या
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? फटाफट आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपके 19 फरवरी आपके कब हुई थी? 19 फेब आपके 2015 में हुई थी। आपको नोट करना है, 19 फेब 2015 में हुई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली योजना बताइए, मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको बताना है। कौन सी योजना? मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? आपके 25 दिसंबर 2014 को हुई थी। ये आपको पता रहना चाहिए। पीएम किसान योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये आपको बताना है। पीएम किसान योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपके 25 फेब 2019 को हुई थी। इसे भी आप 2019 को हुई थी, इसे भी आपको नोट करना है। गोरखपुर से स्टार्ट हुआ था, ये भी आप नोट कीजिए। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गोरखपुर से, ये भी आपको नोट करना है। और पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपये 3 किस्त में आते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं आपके। के सी नियोगी, सी रंगराजन, वाई वी रेड्डी या फिर एन के सिंह। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? एन के सिंह थे। फटाफट नोट कर लीजिए। के सी नियोगी क्या थे? ये आपके फर्स्ट वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये आपको नोट करना है। आपके वाई वी रेड्डी जी क्या थे? ये आपको बताना है। वाई वी रेड्डी जी आपके कौन से थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना, फटाफट टाइप कीजिए। आपके 14वें क्या थे? वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। आपके एन के सिन्हा आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। फटाफट नोट कीजिए। तो अपन ने काफ़ी इसके बारे में देखा है, इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। अगला देखिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताना है। तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? तो नोट कर लीजिए, वो आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फटाफट नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये आपके संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन बनता है, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है, ये आपको बताना है। आपको फटाफट वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत होती है, ये आप सभी बच्चों को भी पता है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। अगले क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए। आपको दे रखा है कि 16वां क्वेश्चन असुमेलित का आपको चयन करके बताना है। संघ शक्ति समिति की स्थापना किसने की थी? आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। संचालन समिति आपके एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय संविधान समिति आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं इनके बारे में। संघ शक्ति समिति की स्थापना आपके जवाहरलाल नेहरू, ये आपका राइट आंसर है। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये भी सही है। प्रांतीय संविधान समिति आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आपका सही है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या बन जाता है कि संचालन जो समिति है इसकी अध्यक्षता, यानी आपके इसके बारे में देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी। फटाफट नोट कर लीजिए, ना कि आपके एच.सी. मुखर्जी। तो आपका एच.सी. मुखर्जी रॉन्ग है, आपके राजेंद्र प्रसाद इसका क्या है? राइट आंसर है। फटाफट नोट कर लीजिए, संचालन समिति से जो संबंधित थे वो आपके कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फटाफट नोट कर लीजिए, राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, डॉक्टर बलराम जाखड़। फटाफट नोट कर लीजिए, कौन थे? डॉक्टर बलराम आपके जाखड़। फटाफट नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? ये आपको बताना है। यानी आपके जो उच्चतम जो न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वो आपकी कौन थी? फातिमा बीबी थी। आपका राइट आंसर बी ऑप्शन। लीला सेठ क्या थी? ये आपकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, किसकी? हाई कोर्ट की। फटाफट नोट कर लीजिए, क्या थी? पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, और वो भी किसकी? हाई कोर्ट की थी। इसे भी आपको नोट करना है। अगले पे चलते हैं, अन्ना चेडी के बारे में बात करते हैं। तो अन्ना चेडी ये भी क्या थी? आपके हाई कोर्ट की क्या थी? पहली महिला न्यायाधीश थी। हाई कोर्ट की क्या थी? पहली महिला न्यायाधीश थी। ये आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सुनंदा भंडारे के बारे में अपन बात करते हैं, तो इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फटाफट टाइप करना है। और फातिमा बीबी आपके उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, ये भी आपको पता होना चाहिए।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, CaSO4.2H2 होता है। इसे नोट कर लीजिए, थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, CaSO4.2H2 होता है, फटाफट नोट कर लीजिए। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है ये भी आपको बताना है। तो ये आपका होता है CaSO4.1/2H2 होता है, ये भी आपको नोट करना है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। किसका? सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, फटाफट ये भी टाइप कर दीजिए। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसे क्या कहा जाता है, धोने का सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धोने का सोडा कहा जाता है। अपन खाने के सोडे के बारे में भी बात करेंगे। और अगला बताइए कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में बताइए। थोड़ा अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। सो का मतलब छोटा शॉर्ट में लिख लीजिए, आपका सो का मतलब सोडियम, अगला लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके बारे में बताते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में देखते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे खाने का सोडा कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है, इसे भी आपको नोट करना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, फटाफट नोट कीजिए। अगले पे चलते हैं। तो अगला क्या आ जाता है आपका, नीला थोता आ जाता है। क्या आ जाता है? नीला थोता, इसके बारे में बता दीजिए। तो नीला थोता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है अपना, CuSO4 होता है, इसे नोट कर लीजिए, CuSO4 होता है, फटाफट नोट कर लीजिए। जो हास्य गैस होती है यानी जो अपने हंसने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है, N2O होती है, जिसे बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। अगले पे चलते हैं। सबसे पहले आपको बताना है मिथेन के बारे में। मिथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है ये बताइए। तो मिथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। बताइए शुष्क जो बर्फ होती है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये भी आपको बताना है। तो शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, रासायनिक के बारे में देखें तो शुष्क बर्फ को ठोस CO2 के रूप में जाना जाता है। भारी जल के बारे में देखते हैं तो भारी जल को क्या कहा जाता है, D2O कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। फटाफट आपको क्या करना है, नोट करना है। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि आपके मात्रक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, मैं बता देता हूं। जो धारा होती है इसका मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, आपकी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, पावर यानी आपकी शक्ति का मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, इसे आपको नोट करना है। क्या होता है? एम्पियर, इसे आपको नोट करना है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, इसे भी नोट कीजिए। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वोट होता है, इसे आपको नोट करना है। अब अपन और कुछ के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका जो वेग होता है इसका मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, नोट कीजिए। त्वरण का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। संवेग का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। तो संवेग का फॉर्मूला होता है P=mv। m का मतलब होता है आपका मास, v का मतलब होता है वेलोसिटी, तो kg मीटर पर सेकंड इस होता है, इसे आपको नोट करना है। संवेग यानी मोमेंटम, एक्सेलरेशन और आपके वेलोसिटी के बारे में अपन ने देख लिया है। अब अपन बात करते हैं, जैसे आपका पूछा जा सकता है कभी कभी कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे वाले सिंबल से, इसे भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूटान को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो भूटान को किस नाम से जाना जाता है, सुकुमारों का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिए। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, इसे भी आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नहरों का देश किसे कहा जाता है, पाकिस्तान को कहा जाता है, इसे भी नोट कर लीजिए। और लैंड ऑफ थंडर वोल्ट किसे कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए। तो राइट आंसर डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रेमन मैग्सेस पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है ये आपको बताना है। स्टॉकहोम में, तो स्टॉकहोम में आपका क्या किया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओस्लो में क्या किया जाता है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, फटाफट नोट कीजिए, शांति का नोबेल पुरस्कार, इसे भी नोट करना है आपको। मनीला में क्या दिया जाता है, मनीला में आपका दिया जाता है, तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन, क्योंकि मनीला में आपका रेमन मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। लॉस एंजिलस में क्या दिया जाता है, यहाँ पर आपका ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है, आपको बताना है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, क्या होती है इसकी ट्रिक, फटाफट नोट कर लीजिए। पापा काम पे सोते हैं, क्या सोते हैं, पापा काम पे
सोते हैं, फटाफट नोट कर लीजिए। ये आपके प्रोटोजोआ रोग की एक ट्रिक होती है। पापा का मतलब क्या हो जाता है आपका? पायरिया हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पायरिया। फटाफट रोक ले लीजिए, पायरिया रोग। का से अपन देखते हैं तो काम से देखते हैं तो कालाजार कौन सा हो जाता है? कालाजार हो जाता है, फटाफट देख लीजिए। पेच से देखते हैं तो कौन सा हो जाता है? पेचिस हो जाता है। कौन सा हो जाता है? पेचिस हो जाता है, इसे भी नोट करना है। और सोते से देखते हैं तो कौन सा हो जाता है? निद्रा रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? निद्रा रोग, फटाफट इसे भी देख लीजिए। और काश से तो कालाजार हो जाएगा और मैस से क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा, इसे भी आपको नोट करना है। तो रोग देख लीजिए, आपका प्रोटोजोआ आपका मलेरिया भी होता है, निद्रा रोग भी होता है, पायरिया भी होता है, लेकिन आपका हिज्जा नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन। तो लिख लीजिए आपके जो प्रोटोजोआ रोग होते हैं वो आपका पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और आपका निद्रा रोग होता है। नोट कीजिए इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है, ये आपको बताना है। तो भारत की जो पहली जो रामसर साइट है वो आपकी कौन सी है? चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील, इसे आपको नोट करना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कौन सी झील आपकी? चिल्का झील है, फटाफट नोट कर लीजिए। आपकी जो 42वीं जो रामसर साइट है वो आपकी कौन सी है? शोकर झील। कौन सी है? शोकर झील है, फटाफट नोट कर लीजिए। यह भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पेलेड पार्टिकल किस कोशिका को कहते हैं, ये आपको बताना है। तो पेलेड पार्टिकल आपकी किस कोशिका को कहते हैं? राइबोसोम कोशिका को कहते हैं, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। लाइसोसोम के बारे में अपन बात करते हैं। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है आत्मघाती थैली, इसे भी आपको नोट करना है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपका जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। इससे पहले आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। लेकिन लाइक बटन पे क्लिक करके आपको बताना है कि आपने क्लास को अटेंड किया है, इसलिए आपको लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आपके कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? सबसे पहले गुजरती है वो गुजरात से गुजरती है, फिर आपके राजस्थान से गुजरती है, इसे नोट कीजिए। फिर एमपी से गुजरती है, फिर आपके छत्तीसगढ़ से गुजरती है, इसे भी नोट कर लीजिए। सीटी लिख देता हूँ, छत्तीसगढ़। ये आपका छत्तीसगढ़ के बाद में किससे गुजरती है? आपके झारखंड से गुजरती है, ये भी आपको नोट करना है। झारखंड के बाद में आपके पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से गुजरती है, इसे भी आपको नोट करना है। वेस्ट बंगाल के बाद में आपके त्रिपुरा से गुजरती है, और त्रिपुरा के बाद में कहाँ से गुजरती है? मिजोरम से गुजरती है। ये आपके टोटल 8 राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, नोट कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8, 8 राज्य है। गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन मणिपुर से नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन, इसे देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहाँ पर खेला था, ये आपको बताना है। तो वो आपका एक गार्डन था, कौन सा गार्डन था? ईडन गार्डन था, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। कौन सा गार्डन था? ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला था, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था, जो आपके एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो फटाफट आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताना है, वीडियो को भी लाइक करना है, क्योंकि हमारी जो आपके लिए जो वीडियो बनाई जाती है इसमें काफ़ी मेहनत होती है, ये सब आप बच्चों को भी पता है। तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।